नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। खबरों से खबरदार। हर रोज हम आपको बिहार की सियासत के बारे में बताते हैं। इसके अलावा बिहार में क्या ताजा तरीन घटनाएं हो रही हैं उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। तो आज जो सबसे बड़ी खबर है ये खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बिहार के सभी जिलों में, प्रखंड में, गांव में पदयात्रा की है, अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं पर बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। तो दूसरी खबर है कांग्रेस से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपनी ही पार्टी के कार्यकाल पर सवाल उठा दिया है। तो दूसरी तरफ नौकरी और रोजगार को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर वही हैं जो मौजूदा समय में बिहार में सभी राजनीतिक दलों की नींद जो है उड़ा कर रख दी है। किस तरीके से जो महिलाओं पे राजनीतिक रूप से महिला की भागीदारी की बात होती है, प्रशांत किशोर ने एक पासा तो जरूर फेंक दिया है। पासा ही नहीं फेंक दिया है, उन्होंने जो एक रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने की, उसके आगे अब तक जो राजनीतिक दल राजनीति करते रहे उन सब की राजनीति फेल हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। इसके पहले उन्होंने कहा था कि वो 75 सीटें मुसलमानों को देंगे जी। अब तक किसी पार्टी ने ये घोषणा नहीं की थी कि हम 75 सीटें देंगे, ये सर्वाधिक है। बिल्कुल इक्का दुक्का कहीं छिटपुट दे देते थे, 10-5 लोग जीत करके भी आ जाते थे, मगर 75 सीटें देने का बहुत बड़ा मतलब है। और वो एक बड़ी आबादी है, काफ़ी संख्या में उस कौम से मतदाता हैं, वो सब मतदाता उनकी ओर आकर्षित होंगे इस फैसले से। अब उन्होंने कहा है कि वो हर जिले में एक महिला उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये भी बिल्कुल एक नई स्ट्रेटजी है और किसी राजनीतिक पार्टी ने अब तक इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट नहीं दिया है। अगर प्रशांत किशोर ऐसा करते हैं तो वो एक बड़ी लकीर खींचेंगे बिहार की राजनीति में। 38 जिले हैं बिहार में, तो यानी कि 38 सीटें तो ऐसे ही हो गई होंगी, हर जिले में एक महिला। उसके अलावा भी वो वहीं क्लोज नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि एक जिले में 2 से 3 महिलाएं हैं जो सक्रिय हैं और विधायक बनने के लायक हैं, तो वहाँ ज़्यादा सीटें भी दी जा सकती हैं, उनको ज़्यादा टिकट मिल सकता है, एक से ज़्यादा कैंडिडेट हो सकती हैं महिलाएं। तो ये भी एक आधी आबादी उनको कहा जाता है महिलाओं को, तो आधी आबादी का समर्थन लेने के लिए राजनीति में हिस्सेदारी की लगातार बात होती रहती है, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात, और ये सिर्फ कहने की बात होती रही है। अब तक इस तरह का ठोस योजना किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, अलग अलग वर्गों और समूहों को आगे बढ़ाने का, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का राजनीति में। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा अगर प्रशांत किशोर ऐसा कर पाते हैं। अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ पिछले लोकसभा में और वो 29 में लागू होगा। उस बिल को पास कराने के लिए भी कितने जद्दोजहद करने पड़े। कई वर्षों से, वो दशकों से वो बिल पेंडिंग था, कई बार पेश हुआ और बवाल मच जाता था सदन में, बिल फाड़कर फेंक दिया जाता था, हाथापाई की नौबत आ जाती थी, सबके अपने अपने उसमें राय थे और अपने अपने इंटरेस्ट थे, इसलिए वो बिल नहीं पास हो सका। मगर मोदी सरकार ने पिछले लोकसभा में उसको पास कराया संसद में और वो 29 से लागू होगा। तो वो एक बड़ा कदम था। इधर प्रशांत किशोर बिहार के लेवल पर एक बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। तो अब समझ लीजिए कि अगर 38 में से आधी महिलाएं भी जीत करके आ जाती हैं किसी एक पार्टी के सिंबल पर, तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। तो इस तरह से प्रशांत किशोर हर वर्ग को अपने साथ जोड़ रहे हैं और हर वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है उसके समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश उनकी है। अब ये कितना सफल हो पाता है उनका ये फार्मूला, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, मगर अभी तो लग रहा है कि ये प्रभावी फार्मूला होगा। जी, तो प्रभावी फार्मूला होगा जो प्रशांत किशोर जो बनाया है या फिर जो प्रयोग करने वाले हैं। आपको क्या लगता है रविरंजन जी, जिस तरीके से प्रशांत किशोर अब ये फार्मूला को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी सराहना। और देखिए, खास बात यह है कि महिलाएं
लंबे समय से उपेक्षित रही हैं राजनीति में। महिलाओं को माने आधी आबादी कह के और बहुत सारी बातें की गई, लेकिन महिलाओं को कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 33% आरक्षण की बात राजनीति में, नौकरियों में तो मिल गई माने, और पंचायत के स्तर पर जो है उसमें मिल गया 50%, लेकिन महिलाओं को माने मेन स्ट्रीम जो राजनीति है उसमें अभी तक कोई प्रतिनिधित्व ठीक तरह से नहीं मिला है। प्रशांत किशोर चुन चुन कर ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की बात होती है तो सभी पार्टियों को सांप सूंघ जाता है। मुसलमानों को न टिकट देते हैं, न उनको चाहते हैं कि वो जीत कर पहुँचे। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने जब से ये कहा है तो सभी पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है। अब सब पार्टी तलाशने लगी है कि कौन मुस्लिम कैंडिडेट हो सकते हैं, किनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल में खास तौर पर इसको लेकर बेचैनी बढ़ी है। लेकिन आज की एक और खबर पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर बिहार से 2 जीविका दीदियों को दिल्ली भेजा जा रहा है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने, उससे नीतीश कुमार को बहुत फायदा हुआ था। अब उसको एनडीए भुनाने की कोशिश करेगी, बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने से जोड़ने की। अब दिल्ली बुलावा हुआ है 2 जीविका दीदियों को, तो इसका भी असर राजनीति पर पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने उसके पहले जो वो ये गोटी खेल दी है और जो बता दिया है, उससे सभी पार्टियों की बेचैनी बढ़नी निश्चित है। और ये तय है कि प्रशांत किशोर अगर अपनी जिस राह पर वो चल रहे हैं तो वो बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर वो बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, महिलाओं की राजनीति की जो बात हो रही है उसमें पुरुषों के लिए कितनी चुनौती है महिला की राजनीति के साथ साथ? पुरुषों के लिए चुनौती है ही, क्योंकि जो सीटें उनको मिलेंगी वहाँ अब तक पुरुष लड़ते रहे हैं चुनाव। तो पुरुषों के लिए तो ये शॉकिंग खबर है, वैसे लोगों के लिए जो चुनाव लड़ने की तमन्ना पाले हुए थे। मगर ये होना चाहिए, ये बदलाव जरूरी है कि आप सिर्फ नारा देते हैं कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसके उतनी भागीदारी, मगर इस नारे को अमल में किसी पार्टी ने नहीं लाया। अब आप देखिए नौकरियों में आरक्षण के लिए मारामारी है, सभी पार्टी उसके लिए एकदम तन के खड़ी हो जाती है कि नहीं आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, और जो आरक्षण है उसमें कोई क्रीमी लेयर ना हो, कोई कटौती ना हो किसी तरह की। मगर जब लोकसभा, विधानसभा और दूसरी विधायिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती है तो वहाँ मुर्दनी छा जाती है, किसी के मुंह से बोली नहीं निकलती है। तो वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, दूसरे की कुर्सी जाए तो जाए मगर हमारी अपनी कुर्सी नहीं जाए। आज जो लोग बड़े बड़े नेता बने घूम रहे हैं, जब वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी तो वो रोटेशन में घूमता रहेगा। हो सकता है कि कल उनकी सीट में चली जाए उस कोठे में, तो वो तो बेटिकट हो जाएंगे और उनके सामने संकट होगा। तो इसलिए जो नेताओं की मानसिकता वो है, ये है कि नारा दे करके जनता को अपने साथ जोड़े रहिए, वोट लेते रहिए और उनकी आंखों में धूल झोंकते रहिए। मगर प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई है या और उसमें डेवलप कर रहे हैं, नई नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल बिहार के लिए एक नया होगा और एक नए तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, ऐसा देखने में लग रहा है। मगर ये कितना व्यवहारिक हो पाता है, कितना धरातल पर वो उतार पाते हैं अपने इस फार्मूले को, इस स्ट्रेटजी को, और कितनी जनता उसको स्वीकार करती है, वोटर कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये सब चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। क्योंकि अंतिम फैसला तो वोटर को ही करना है। मान लीजिए आपने खूब अच्छे उम्मीदवार दिए और ये होता भी रहा है, खूब अच्छा ईमानदार सच्चरित्र पढ़ा लिखा विद्वान उम्मीदवार उतार दिया, वो उसकी जमानत जब्त करा देती है जनता, और वहाँ से कोई चोर बेईमान दुष्ट चांडाल जो है वो जीत करके चला जाता है, जिस पर 10 रेप के केस हैं, वैसे लोग भी जीत करके चले जाते हैं। तो ये जनता को सोचना है कि उसका भला किस में होगा, किस उम्मीदवार को वोट देने से वो उसकी समस्याओं का समाधान करने में वो सहायक बनेगा। अच्छा, उसमें एक बात जोड़ देनी चाहिए। महिला प्रतिनिधि जब भी होती हैं, राजनीति में आती हैं, तो आप देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट जो है महिलाओं का काम करने का, वो एक तो ईमानदार होती हैं, काम के प्रति सजग होती हैं और अपने काम बहुत सलीके से करती हैं। और उसके कई उदाहरण भी हाल ही में आप देखें, बिहार से चुन के गई बहुत यंग लड़की शांभवी चौधरी, उसने अपना काम बहुत गंभीरता से शुरू किया है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के टीएमसी की एक सांसद है जो संसद में हमेशा
सत्ता पक्ष को मुश्किल में डाल देती हैं। वो एक सांसद हैं। तमाम ऐसे सुषमा स्वराज के समय वो देखिए, अभी जो राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति पद की गरिमा क्या होती है वो महिला राष्ट्रपति ने बताया है। तो महिलाएं जब राजनीति में आगे आएंगी तो निश्चित रूप से समाज का बदलाव होगा। वो काम करने के प्रति सजग रहती हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, और वो ज़्यादा ईमानदार होती हैं। ये एक सवाल है कि ज्यादा ईमानदार होती है महिलाएं और शौकनेस भी होती है, जनता से उनका लगाव भी कुछ ज्यादा होता है, राजनीति में ऐसा देखा गया है। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस में आखिर बिहार की बात ही हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस की। कांग्रेस में बिहार के लेकर किस तरीके से हालात हैं, या फिर 1990 के बाद किस तरीके से ढलान आया है, उसकी सुगबुगाहट वक्त पे वक्त जो है आती रहती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। अखिलेश सिंह की भी क्या इस सुगबुगाहट है, अपनी ही सरकार पर आलोचना कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि उन्होंने आलोचना की होगी, अनायास उनके मुंह से निकल गया गलती ये से बात। हाँ, वो बोलने के क्रम में कई बार कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो आदमी बोलना नहीं चाहता है, मगर ये है कि जो बोला है उन्होंने वो सच बोला है, गलत नहीं कहा है। ये तो जरूर है कि बिहार की बहुत उपेक्षा हुई है केंद्र के द्वारा। जो पहली सरकार थी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो बनी थी, उस समय बिहार का जितना डेवलपमेंट हुआ, जितने कल कारखाने खुले, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत समझिए, तो उसके बाद से एकदम सन्नाटा हो गया, कुछ काम नहीं हुआ। और बिहार में कल कारखाने नहीं लग पाए इतने खनिज संपदा होने के बाद भी। उसकी वजह ये बताई जाती है कि फ्रेट इक्विलाइजेशन की जो नीति आई, माल भाड़ा समानीकरण, यानी टाटा से जो खनिज निकल रहा है वो टाटा में जिस हिसाब से मिलेगा वही कर्नाटक के हुबली में भी उसी दर पर वो आपको मिलेगा। तो ये जो समानता की नीति ला दी गई कांग्रेस की सरकार द्वारा, उसका बहुत घाटा हुआ, क्योंकि जो पूंजी वाले लोग थे, जो पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने कारखाना लगा लिया। क्योंकि क्यों वो आएंगे बिहार में और यहाँ जंगल में कारखाना लगाएंगे, उनको उसी कीमत पर वो रॉ मटेरियल वहाँ मिल जाएगा उनके घर बैठे, तो वहाँ लगा। तो एक जो शेर एक कहा जाता है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, तो वही स्थिति बिहार के साथ हुई है। कांग्रेस की सरकार ने लम्हों में ये फैसला ले लिया कि माल भाड़ा समानीकरण की नीति लागू होगी, और उसकी सजा आज तक बिहार भुगत रहा है। वो उस पॉलिसी में कितनी सरकारें आई गई, किसी ने चेंज नहीं किया। अगर वो नीति नहीं उस समय लागू हुई होती तो बिहार में उद्योगों के जाल बिछे होते, जो दूसरे प्रदेशों में यहाँ से कोयला यहाँ से जा रहा है, दूसरे खनिज यहाँ से जा रहे हैं और कारखाना कहीं और चल रहा है। तो शायद उनका इशारा उसी ओर था। और दूसरे कि कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार में सरकारों को स्थिर नहीं रहने दिया। लंबे समय तक कांग्रेस का यहाँ शासन रहा, मगर मुख्यमंत्रियों को जिस तरह से बदला गया, वैसे तो सरकारी सेवा में चपरासियों को भी नहीं हटाया जाता है, ये इतनी जल्दी से बदला गया। और एक मुख्यमंत्री बना नहीं कि उसके पीछे बिछुब्दों को लगा दिया जाता था, ये केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही लगाया जाता था। अब वो शासन चलाए, सरकार चलाए कि बिछुब्दों से निपटे, इसी में उसकी सारी एनर्जी लगी रहती थी। और फिर दौड़ के दिल्ली जाना, वहाँ दरबार में पेशी होना और ये अपनी सफाई देना, तो इसके चलते भी बिहार का बहुत अहित हुआ और अपेक्षित विकास नहीं हो सका। तो हमको लगता है कि इन्हीं सब बातों को लेकर के अखिलेश सिंह ने, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बातें कही होंगी। और ये कांग्रेस का नेतृत्व को भी समझना चाहिए कि जब तक आप यहाँ पार्टी को मजबूती नहीं दीजिएगा, तब तक पार्टी यहाँ खड़ा कैसे होगी, और खड़ा नहीं होगी तो पावर में नहीं आएगी, पावर में नहीं आएगी तो आपकी भी कमजोरी इसमें होगी, आप भी केंद्र भी कमजोर होगा। अब आप देख लीजिए कि पिछले 3-4 अध्यक्ष बिहार में जो हुए, वो बगैर किसी कमेटी के काम करते रहे, उनकी कार्य समिति बनने ही नहीं दी गई। अखिलेश सिंह भी हमको लगता है कि पिछले 2 साल हो ही गए इनको अध्यक्ष, और आज तक उनकी प्रदेश कार्यकारिणी समिति नहीं गठित हुई। तो ये तो माने दुनिया में हमको नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो सिर्फ अध्यक्ष बदल दे और कार्यकारिणी बनने ही न दे। ये ऐसी पार्टी कांग्रेस ही हो सकती है, और इस मामले में उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी भी है जो अध्यक्ष से बनाती है और कार्य समिति बनने नहीं देती है। तो उसकी सजा भी वही भुगत रही है, और सजा भी भुगत रही है। आप
जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में चर्चाएं हो रही है और लगातार हो रही है बिहार की और खास करके उत्तर भारत की, कहीं तो कांग्रेस दिखती नहीं है, बिहार ही पर मौजूदा बात है। सब नेता अपने आला कमान पे सवाल उठा रहे हैं या फिर अपने कार्यकर्ताओं को डिमोराइज कर रहे हैं। नहीं, आला कमान की संस्कृति कांग्रेस की ही देन है और वो अन्य पार्टियों में अब धीरे धीरे आने लगी है। ये आला कमान का जब तक वो बिहार के राजनीति में खास तौर पर कांग्रेस के ऊपर आला कमान का प्रभाव रहेगा, कांग्रेस यहाँ उठने वाली नहीं है। क्योंकि आला कमान जो है उसकी जिद है कि वो लालू प्रसाद यादव को छोड़ के, और उसकी मजबूरी भी है, जिद क्या है उसकी मजबूरी है, लालू यादव को छोड़ के वो अकेले नहीं चल सकती है, विश्वासी मित्र हैं। हाँ, और दूसरी मुश्किल ये है कि लालू प्रसाद यादव का ही कांग्रेस पर कब्जा है, तो वो भी कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अखिलेश सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के पुराने शिष्य रहे हैं और उन्हीं के कहने पर वो चलते हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उन बयान का कोई मतलब नहीं है, और अखिलेश सिंह पटना में बैठकर या दिल्ली में बैठकर बिहार की कांग्रेस को नहीं चला सकते। बिहार के कांग्रेस के भीतर जितनी बेचैनी और तड़प है, जो आप सोच सकते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी देश की और उसके कार्यकर्ता गांव-गांव प्रखंड स्तर में पंचायत स्तर पर हैं, आज भी कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो और कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़े। आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस अपने ऊपर, तो क्या मुद्दा उठाया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अरे भाई, आपकी सरकार से क्यों नहीं दिला दिए? सवाल खुद गिर जा रहे हैं आपके सवालों में। ये कोई सवाल है? बिहार में बेरोजगारी का सवाल है, बिहार में पलायन का सवाल है, बिहार में अभी आप देखिए अभी हल्ला हो रहा था कि बारिश नहीं हो रही है, खेती बाकी रह गई, अब बाढ़ आ गई तो खेती नष्ट हो गई, अब उसके बाद फिर सुखाड़ आ जाएगा। तो ये सब सवाल जो है, जो जनता के सवाल हैं, उन सवालों पर जनता के बीच जब तक कांग्रेस नहीं जाएगी, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। लालू प्रसाद यादव रिंग मास्टर की तरह कांग्रेस को चलाते रहेंगे और कांग्रेस उसी तरह से चलती रहेगी। बिल्कुल, कांग्रेस के हालात बिहार में इसी तरीके का है और शायद आने वाला वक्त में कुछ बदलाव हो जाए। अब बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर खूब चर्चाएं होती है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 1 चरण और 2 चरण पूरी हुई है, खूब चर्चाएं हुई है, लेकिन तीसरे चरण से पहले अब इसमें बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक सीट के बदले एक ही रिजल्ट परिणाम देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है कि सरकार युवाओं को पीट रही है। ये लाठीचार्ज चौंकाता नहीं है, क्योंकि बिहार में कोई काम ठीक तरीके से हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए, व्यवस्थित तरीके से हो जाए, तब वो चीज़ें चौंकाती हैं। बिल्कुल कि भाई बिहार को क्या हो गया, कितने स्मूथली सब कुछ हो रहा है। मगर जिस काम में हंगामा हो, तोड़फोड़ हो, उपद्रव हो, लाठीचार्ज हो, तो वो स्वाभाविक लगता है। ये बिहार के नेचर के अनुकूल काम हो रहा है। आज देखिए कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो प्रदर्शन किया, तो उनकी मांग 100% सही है जी। वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, मगर सुनने वाला कौन है? उनकी मांग सुन करके और उस पर कार्रवाई करना, ये तो सरकार का काम है, मगर सरकार की ओर से कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो ये एक व्यवस्था डेवलप करनी चाहिए सरकार को कि कोई भी अगर प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, तो उसकी मांग तुरंत सुनी जाए, उनसे स्वस्थ रूप से बात। हाँ, फैसला लेना ना लेना ये आपके ऊपर है, मगर सुनिए तो कम से कम वो कह क्या रहा है, क्यों वो उपद्रव करने के लिए आप उसको बाध्य कर रहे हैं, क्यों पत्थर चलाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, क्यों हंगामा के लिए बाध्य कर रहे हैं। जैसे कोई संगठन आवाज़ उठाता है या धरना देता है, प्रदर्शन करता है, तो एक स्थान हो जहां अधिकारी बैठे रहे, वहां जा करके वो अपना मांग पत्र सौंप दे। उसके बाद फिर कमेटी है हो बने, और वो कमेटी उस सब्जेक्ट के विद्वानों को लेकर के बननी चाहिए जिससे संबंधित जुड़ा हुआ वो विषय है, और वो कमेटी फिर उस पर फैसला करे। तो ये एक सही तरीका होगा और इससे बहुत से सुधार होंगे। जो सरकार के ध्यान में भी जो गड़बड़ियां नहीं आती हैं, जो बातें नहीं आती हैं, वो जो भुगत रहा है वो ज़्यादा समझ रहा है उस विषय को, तो वो जो बात कहता है उसको तो गौर से सुनना चाहिए। उन अभ्यर्थियों की, नौजवानों की मांग सिर्फ यही थी कि आप एक व्यक्ति का एक ही रिजल्ट निकालिए। अब जैसे आप प्राथमिक स्कूल के लिए ले रहे हैं परीक्षा, माध्यमिक के लिए ले रहे हैं परीक्षा, हाई स्कूल के लिए ले रहे हैं परीक्षा, इंटर के लिए ले रहे हैं परीक्षा,
और वही कैंडिडेट मान लीजिए चारों कैटेगरी में फॉर्म भरा और 3 जगह सेलेक्ट हो गया, तो वो तो ज्वाइन कहीं एक ही जगह करेगा, बाकी तो 2 पद उसके खाली हो जाएंगे। तो खाली हो जाएंगे तो उसका क्या कीजिएगा, फिर वहाँ परीक्षा लीजिएगा, तो ये तो अनवरत चलते रहेगा, परीक्षा की कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए उनकी मांग तो 100% सही है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए आयोग को भी, सरकार को भी। और दूसरी बात ये कि अभी खबर आई थी कि 17,000 से अधिक शिक्षक जो हैं वो लापता हैं नई नियुक्ति के बाद से। तो वो कौन है 17,000? उसमें 500 से कुछ अधिक शिक्षकों को बर्खास्ती का नोटिस भेजा जा रहा है, कारण बताओ मांगा गया, उसके बाद बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि ये वही शिक्षक होंगे जिनकी नियुक्ति हायर श्रेणी में हो गई होगी, उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, नीचे वाला छोड़ दिया अपना, तो वो माना जा रहा है कि फरार हैं और ड्यूटी पर तैयार हैं। तो ये अराजक की स्थिति बना दी जाती है यहाँ। अब यह अराजक स्थिति कौन बनाता है, क्यों बनाया जाता है, इसको लेकर के कई तरह की बातें होती हैं, तो उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। मगर ये जरूर है कि इन सब चीज़ों को सरकार में बैठे लोगों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आप नौजवानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर ही क्यों करते हैं, क्यों बाध्य होकर के उनको सड़क पर उतरना पड़ता है और फिर पुलिस को उनको कंट्रोल करने के लिए लाठी चलानी पड़ती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये सरकार, किसी भी अच्छी सरकार की ये ठीक बात नहीं कही जाएगी। बिल्कुल, सरकार के लिए ठीक बात नहीं है। शिक्षक बहाली या फिर बिहार में दूसरे बारे, जैसा कि सर ने कहा है कि बिहार में बहाली की शुरुआत हो और कुछ बखेड़ा ना हो, ऐसा उम्मीद करना ही बेईमानी है। सेटिंग वेटिंग की भी बात हो रही है, लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन में कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत करने वाले मेहनत करते रह जा रहे हैं और ऊपर आयोग जो है काम कर रही है। आपको क्या लगता है, सचमुच में ये सब हो रहा है? बिहार की तमाम भर्ती बोर्ड जो है, अवर सेवा चयन पर्षद है, बीपीएससी है, सिपाही भर्ती है, इन सब में आप देखेंगे जब भी कोई परीक्षा होगी या तो पेपर लीक हो जाएगा या सेटिंग करके अपने लोगों को पास कराने के लिए कुछ उपाय कर लेंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, फिर छात्र सड़क पर उतरेंगे। ये सभी भर्ती बोर्ड सबसे माने गई गुजरी अगर कोई है तो वो बीपीएससी है। बीपीएससी की परीक्षाएं ठीक तरह से नहीं हो पाती हैं। जब वो परीक्षाएं लेंगे तो एक ऐसा माहौल बन जाएगा पूरे राज्य में कि माने ट्रेन में भर भर के छात्र कहीं वहाँ जाते हैं और सड़क पर सोते हैं, मैदान में, और इधर उधर स्टेडियम में इधर उधर रात बिताते हैं। दूसरे दिन परीक्षा होती है, परीक्षा में बैठते ही पता चलेगा पेपर लीक जी, और उसके बाद फिर लड़के जो है लौट के अपने घर। छात्रों को दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लोकतांत्रिक सरकार में ये अद्भुत राजधानी है जहां ना तो आप धरना कर सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना कुछ। राजधानी में पूरे राज्य के लोग अपनी बात सरकार से कहने के लिए आते हैं और उनके लिए कोई धरना स्थल होना चाहिए, उनके लिए कोई प्रदर्शन करने की जगह गर्दनी बाग में बनाया है। गर्दनी बाग में जो बना है, आप सोच सकते हैं कि एक बार हड़ताली चौक नाम पड़ गया, हड़ताली वहां से हटाया गया सबको, फिर वहां दे दिया गया। अभी जो है गर्दनी बाग में सड़क के एक हिस्से को लोहे की सलाखों से घेर कर, मैंने ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या करने आए हैं, और उनमें जेलखाना बना के उसमें बैठा देता है। चारों तरफ से डंडा लेके सिपाही बैठा रहता है, कुछ भी बोलोगे पीटने लगेगा। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अद्भुत है ये सरकार कि जब आप अपनी बात कहेंगे सरकार से तो लाठी खानी पड़ेगी, आपको मार खाना पड़ेगा और सरकार आपकी नहीं सुनेगी। कोई गर्दनी बाग कौन जाता है सुनने के लिए? सरकारी अधिकारी कोई है वहाँ पर जो उनकी बात सुनता हो? और जहाँ न शौचालय की व्यवस्था है, न पीने पानी की व्यवस्था है, न लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और जब छात्र सड़क पर उतरेंगे अपनी बात कहने, अगर मंत्री के घर चले जाएं या सड़क पर उतर जाए तो उनको लाठी खानी पड़ती है। आज भी छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। सरकार एक आईएएस ऑफिसर के पाठक का नाम हो गया कि ये सुधार रहे हैं, फिर अभी एक आए हैं सिद्धार्थ जो सुधार रहे हैं। बाकी आईएएस क्या करें? अभी बीपीएससी में जो आईएएस बैठे हैं वो क्या करते हैं? क्यों नहीं ठीक ढंग से परीक्षाएं हो पाती है? क्यों नहीं ठीक तरह से बहाली हो जाती है? भर्ती बोर्डों में ऐसे ऐसे कौन लोग बैठे हुए हैं? या तो वो घूसखोर है, पैसा लेके इधर उधर कर रहे हैं, या उनको काम नहीं करने आ रहा है। सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। अभी जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई है ये सरासर गलत है। छात्र अपनी मांग जो रख रहे हैं वो सही मांगे हैं और उन पर सरकार जब तक वो नहीं करेगी, बातचीत करके और उसको निपटाएगी नहीं, तो ये गुस्सा छात्रों का
और भड़केगा, फिर वही स्थिति हो जाएगी अग्निवीर वाली जो तमाशा यहाँ जी, पर है। अग्निवीर में बहुत सारी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। बिल्कुल छात्रों की जो मांग है वो जायज है और सरकार को गंभीर होकर इसका समाधान भी निकालना चाहिए। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने कहा भी है कि एक विशेष कमेटी का गठन होना चाहिए जो तमाम तरह के विभाग के, आयोग के या किसी भी मुद्दा के संबंधित हो, लोग प्रदर्शन करें तो अपनी बात अधिकारी तक पहुंचाएं या फिर उन अधिकारियों के द्वारा उस पर संज्ञान लिया जाए। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लेकिन बिहार में सुशासन बाबू इतने दिनों से सरकार चला रहे हैं, अब क्या व्यवस्था हो कि नहीं होगी, आप उम्मीद जरूर कीजिए। लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में फिलहाल इतना ही के लिए हम आपसे जुड़े हुए थे। आप अपनी प्रतिक्रिया और राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।